गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं देवाशीष पानी, ट्रेनिंग ऑफिसर, NSTI कोलकाता, दासनगर, हावड़ा, वेस्ट बंगाल। डीसी पावर सोर्स, इसका मतलब डायरेक्ट करंट वेल्डिंग मशीन। तो ये डायरेक्ट करंट वेल्डिंग मशीन 3 टाइप्स का होता है। पहला टाइप इलेक्ट्रॉनिक टाइप। इलेक्ट्रॉनिक टाइप डीसी वेल्डिंग मशीन का 2 भाग, एक होता है थायरिस्टर, दूसरा होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर टाइप का फिर 2 भाग, एक इन्वर्टर, एक चौपाई। लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक टाइप डीसी वेल्डिंग मशीन का सबसे प्रचलित जो हमेशा यूज होता है वो होता है इन्वर्टर टाइप ऑफ वेल्डिंग मशीन। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ डीसी वेल्डिंग मशीन, इसको कहा जाता है डीसी वेल्डिंग जनरेटर। डीसी वेल्डिंग जनरेटर मतलब आइदर मेन सप्लाई का और कोई इंजन का मदद लेकर डीसी वेल्डिंग सप्लाई जनरेट करता है। यही प्रकार मशीन तो किसका मदद ले रहा है इसका ऊपर डिपेंड करके वेल्डिंग जनरेटर 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंजन ड्राइवन जनरेटर सेट और दूसरे होता है मोटर ड्राइवन जनरेटर सेट। देन थर्ड टाइप डीसी वेल्डिंग मशीन का थर्ड टाइप को हम लोग कहते हैं डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। क्या बोले? डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का बारे में ही अभी हम लोग जानकारी लेंगे। डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का सबसे पहले डेफिनेशन और परिभाषा क्या कहेंगे? द डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स which converts AC main supply into DC welding supply is called DC welding transformer rectifier. Repeat कर रहा हूं, the DC welding power source which converts AC main supply into DC welding supply is called DC welding transformer rectifier. एसी मेन सप्लाई को जिस प्रकार डीसी वेल्डिंग मशीन डीसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है उसको ही हम लोग कहेंगे डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। समझ गए परिभाषा? नेक्स्ट हम लोग आएंगे इसका फीचर्स का बारे में। डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का फीचर्स में सबसे पहले कहेंगे इनपुट ऑफ एसी मेन सप्लाई इज एसेंशियल। मतलब यही मशीन के द्वारा वेल्डिंग का काम करने के लिए मेन सप्लाई मशीन में इनपुट करना जरूरी है। मतलब बिना मेन सप्लाई के द्वारा ये चल नहीं सकते। हो गया पहला विशेषता। नेक्स्ट नंबर 2, इट कन्वर्ट्स एसी मेन सप्लाई इनटू डीसी वेल्डिंग सप्लाई। इसका काम होता है एसी मेन सप्लाई को कन्वर्ट करके डीसी वेल्डिंग सप्लाई देना। मतलब लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो एम्पियर जो मेन सप्लाई उसको कन्वर्ट करके लो वोल्टेज हाई एम्पियर डीसी सप्लाई देता है। यही प्रकार मशीन। नेक्स्ट नंबर 3, डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर गेट्स द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ पोलर। पोलैरिटी मतलब अनइक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल। इलेक्ट्रोड और बेस मेटल का बीच में हीट का असमान बंटवारा। तो ये जैसा वेल्डिंग जनरेटर पर उपलब्ध था ऐसा ये डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर में भी ये सुविधा उपलब्ध हो।
हो गया तीसरे फीचर। नेक्स्ट लास्ट फीचर हम लोग बताएंगे, एन एक्स्ट्रा फैसिलिटी may be arranged in DC welding transformer rectifier by the manufacturer। ए डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर हम लोग डीसी आउटपुट मशीन जानते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर चाहेगा तो यही मशीन में और एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी बना दे सकते हैं। क्या फैसिलिटी? ना टू गेट एसी वेल्डिंग सप्लाई, मतलब ये मशीन से एसी वेल्डिंग सप्लाई उपलब्ध होने का भी एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मैन्युफैक्चरर बना सकते हैं। समझे? मेनली ये डीसी मशीन, लेकिन मैन्युफैक्चरर चाहेगा तो इससे एसी वेल्डिंग सप्लाई उपलब्ध होने का भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो ऐसा जब रहेगा तब उसको हम लोग बता सकते हैं 2 in 1, मतलब डीसी और एसी दोनों वेल्डिंग ही हम लोग मशीन की तरह कर सकते हैं। तो फीचर्स में 4 पॉइंट हुआ। एक होता है इसमें मेन सप्लाई जरूरी है, दूसरे होता है कि एसी मेन सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट करना इनका काम है, तीसरे होता है कि इसमें पोलैरिटी का एडवांटेज रहता है, और लास्ट में कहे कि एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मैन्युफैक्चरर इसमें अरेंज कर सकता है जो एसी वेल्डिंग करने का भी सुविधा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे इसका मतलब यही मशीन का बनावट और कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर consists of a step down transformer and a welding current rectifier cell with a cooling fan। डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर के अंदर में 3 भाग है। फर्स्ट पार्ट होता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेकेंड पार्ट होता है एक करंट रेक्टिफायर सेल, थर्ड भाग होता है कूलिंग सिस्टम, मतलब एक फैन। मेन ये 3 चीज लेकर एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर तैयार होता है। तो इसका अंदर में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक करंट रेक्टिफायर सेल और एक कूलिंग फैन, ये 3 चीज रहता है। तो अभी देखेंगे ये 3 चीज की अंदर में फिर आधार क्या क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है, इसके अंदर का बनावट का बारे में हम लोग का नॉलेज पहले ही बना है। कहां पर ना हम लोग एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का बारे में जानकारी पहले कर लिए हैं। तो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की अंदर में जैसा चीज था, क्या क्या था ना, स्पेशल एलॉय आयरन शीट के द्वारा बना हुआ एक आयरन कोर था जो स्टैंपिंग मेथड में बनाया गया था। आयरन कोर का एक साइड में प्राइमरी वाइंडिंग था जो मेन सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, और आयरन कोर का एक साइड में उंडभार किया गया है जो प्राइमरी वाइंडिंग 1 टाइप ऑफ कोयल है। आयरन कोर का जिस साइड पर प्राइमरी वाइंडिंग था, जस्ट ऑपोजिट साइड पर क्या था ना, वहां पर था सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब एक थिकर कोयल, वो भी आयरन कोर का ऊपर उंडवार था और उसका किनारों कनेक्शन दिया गया था आउटपुट टर्मिनल के साथ। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहां पर रहेगा ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर के अंदर में फर्स्ट पार्ट पर। हो गया फर्स्ट पार्ट का बनावट। नेक्स्ट हम लोग आएंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का नाम दिया गया है करंट रेक्टिफायर सेल। एक करंट रेक्टिफायर सेल के अंदर में क्या रहेगा, the rectifier cell consists of a supporting plate made of steel or aluminum। फिगर में आप लोग ध्यान दीजिए, रेक्टिफायर सेल की अंदर में पहले जो रहेगा वो होता है कि एक सपोर्टिंग प्लेट। ये सपोर्टिंग प्लेट बनता है आइदर स्टील और एल्यूमिनियम का, which is plated with a thin layer of निकेल और बिस्मिथ। इस सपोर्टिंग प्लेट जो स्टील और एल्यूमिनियम का, इसका ऊपर में एक लेयर डिपॉजिट किया गया है
जो होता है आइदर निकेल का और बिस्मिथ का, स्प्रेड विथ सेलेनियम एंड सिलिकॉन। इस सेकेंड लेयर जो हुआ निकेल और बिस्मिथ का, उसका ऊपर और एक लेयर बनाया गया है स्प्रे करके। स्प्रे मतलब यह मेटल स्प्रे, जो होता है आइदर सेलेनियम और सिलिकॉन का। इट इज फाइनली कवर्ड विथ एन एलॉयड फिल्म ऑफ कैडमियम, बिस्मिथ एंड टिन। सेलेनियम और सिलिकॉन का ऊपर एक फाइनल लेयर दिया गया है, एक विशेष प्रकार एलॉय का, जो एलॉय होगा कैडमियम, बिस्मिथ और टिन का एलॉय। यही होता है रेक्टिफायर सेल की अंदर में रहने वाला क्वार्ट्ज का बनावट। रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले एक सपोर्टिंग प्लेट जो स्टील और एल्यूमिनियम का, सपोर्टिंग प्लेट का ऊपर एक लेयर दिया गया जो निकेल और बिस्मिथ का, इसका ऊपर स्प्रे किया गया, मतलब मेटल स्प्रे किया गया आइदर सेलेनियम और सिलिकॉन का, और फाइनली एक एलॉयड फिल्म रहता है जो कैडमियम, बिस्मिथ और टिन का। तो ऐसा करके जो बनाया जाता है, क्या उद्देश्य है ना, यही ऐसा करके बनाने का उद्देश्य होता है जो अल्टरनेटिंग करंट जिसका फ्लो बोथ साइड होता है, उसको वन साइड फ्लो में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या होगा ना, सपोर्टिंग प्लेट का ऊपर जो लेयर दिया गया बिस्मिथ और निकेल का, वो काम करेगा एनोड का, और सेलेनियम और सिलिकॉन का ऊपर में जो फाइनल लेयर दिया गया कैडमियम, बिस्मिथ और टिन का, वो काम करेगा कैथोड का। वन साइड में इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है और दूसरे साइड में इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसका अंदर होकर जब अल्टरनेटिंग करंट को पास करा दिया जाएगा, वो जो दो साइड में फ्लो होने वाला एसी अल्टरनेटिंग करंट इसका अंदर होकर ये रेजिस्टेंस का फराक होने के दौरान वो वन साइड फ्लो में कन्वर्ट होकर डीसी में चला जाएगा। समझ गए? फिर बता रहा हूं, सेकेंड लेयर बिस्मिथ और निकेल का, वो काम करेगा एनोड का, और फोर्थ लेयर दैट इज कैडमियम, बिस्मिथ और टिन का लेयर, ये करेगा कैथोड का। इसके अंदर होकर एसी अल्टरनेटिंग करंट जब पास करेगा, वो रेजिस्टेंस का काफी फराक के दौरान वो वन साइड फ्लो मतलब डायरेक्ट करंट फ्लो में कन्वर्ट हो। समझ गए? सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में तो कूलिंग फैन है। कूलिंग फैन मतलब उसका काम होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर सेल, ये दोनों को ठंडा रखना। कूलिंग फैन का स्विच रेक्टिफायर का जो बॉडी स्विच होता है उसके साथ ही कनेक्टेड रहता है। उसको चालू करने से फैन चालू होता है, मशीन को ऑफ करने से वो फैन ऑफ हो जाता है। तो समझ गए डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन और बनावट। नेक्स्ट हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कुछ आइडिया तो हम लोग कंस्ट्रक्शन से बना लिए हैं, तो भी देखिए शॉर्ट में बता रहा हूं। The output of the step down transformer is connected to the rectifier unit. बनावट में जो सेकेंड फिगर था उसमें आप लोग देखें, जे अंदर में जब इनपुट हो रहा है डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर के अंदर इनपुट हो रहा है एसी मेन सप्लाई, जो बहुत जरूरी है। एसी मेन सप्लाई जब इनपुट हो रहा है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर में क्या होगा ना, अंदर में जाकर जैसे हम लोग एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में देखे थे, जो एसी मेन सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में गया, प्राइमरी वाइंडिंग में जाने का बाद उनका काम क्या है ना, काम मतलब वो जाने का बाद वो प्राइमरी वाइंडिंग एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के दौरान उसको घिर कर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ, और कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आयरन कोर है। ये आयरन कोर में तैयार होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। वही मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा आयरन कोर का बॉडी में चला जाएगा।
प्राइमरी वाइंडिंग का ऑपोजिट साइड में आयरन कोर का ऊपर लपटा हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग। इस सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट सप्लाई नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द आयरन कोर इंड्यूसेस लो वोल्टेज हाई एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी इन द सेकेंडरी वाइंडिंग बाय द लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल मानकर आयरन कोर का मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस करेगा लो वोल्टेज हाई एम्पियर एसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई आउटपुट होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। कैसा एसी सप्लाई? ना लो वोल्टेज हाई एम्पियर एसी सप्लाई, मतलब एसी वेल्डिंग सप्लाई आउटपुट होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। So the output of the step down transformer is connected to the rectifier unit. Step down transformer का आउटपुट इनपुट हो रहा है रेक्टिफायर सेल की अंदर में। तो रेक्टिफायर सेल के अंदर में कौन इनपुट हो रहा है? ना लो वोल्टेज हाई एम्पियर एसी सप्लाई। मतलब एसी वेल्डिंग सप्लाई रेक्टिफायर सेल के अंदर में इनपुट होगा, which converts AC to DC। रेक्टिफायर सेल के अंदर में जो AC वेल्डिंग सप्लाई इनपुट हुआ, रेक्टिफायर सेल सप्लाई को कुछ नहीं चेंज करेगा, केवल AC को कन्वर्ट करके DC कर देगा। वेल्डिंग सप्लाई ही रहेगा। इसका अंदर का बनावट देखें, एनोड और कैथोड। एनोड मतलब द लेयर ऑफ निकेल और बिस्मिथ, और कैथोड मतलब the final layer of or alloyed film of cadmium, bismuth and tin। ये एनोड और कैथोड वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस, वो प्रयोग के द्वारा एसी को, मतलब बोथ साइड में चलने वाला एसी को वन साइड फ्लो में कन्वर्ट कर देगा, मतलब डीसी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब रेक्टिफायर सेट में जो इनपुट हुआ था एसी वेल्डिंग सप्लाई, वो जब आउटपुट होगा वो ऑटोमेटिकली डीसी वेल्डिंग सप्लाई में चला जाएगा। तो हम लोग शुरू में ही कहे थे कि डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का काम होता है एसी मेन सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट करना। तो हो गया इसमें। तो इसमें जो कूलिंग फैन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर सेल को ओवरहीटिंग से सुरक्षा देगा, मतलब कूलिंग करेगा। तो हम लोग DC output is connected to the positive and negative terminal। a DC welding transformer रेक्टिफायर का जो आउटपुट, मतलब रेक्टिफायर सेल से जो आउटपुट होगा वो चला जाएगा आउटपुट टर्मिनल ऑफ द DC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, जहां से वेल्डर दो केबल लगाकर इलेक्ट्रिसिटी को वेल्डिंग की मैदान पर ले जाएगा। ठीक है, from where it is taken for welding purposes through welding cables। तो ये होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। लेकिन हम लोग फीचर्स में एक बात बताए थे, मैन्युफैक्चरर चाहेगा तो यही प्रकार मशीन से एक दूसरा फैसिलिटी भी उपलब्ध होने का व्यवस्था कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि एसी वेल्डिंग करने का भी सुविधा। वो कैसे संभव होगा ना? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया था, उसको हम लोग रेक्टिफायर सेल के अंदर में घुसा रहे थे। क्यों ना? उसको डीसी बनाने के लिए, क्योंकि ये मशीन डीसी आउटपुट मशीन है। मैन्युफैक्चरर एक स्विच का व्यवस्था रखेगा, जिसमें कभी कोई वेल्डर चाहेगा जो यही मशीन के द्वारा हम लोग एसी वेल्डिंग करेंगे, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से आउटपुट एसी वेल्डिंग सप्लाई को और रेक्टिफायर सेल के अंदर में नहीं घुसाकर साइड होकर आउटपुट टर्मिनल में पहुंचा दिया जाएगा। तो वो स्विच रहेगा, जब एसी करना है तब वेल्डर को वो स्विच को डीसी से मूव करके एसी में ले जाने पड़ेगा। एसी में ले जाएगा मतलब रेक्टिफायर सेल अपना काम बंद कर देगा, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आउटपुट सीधी चला जाएगा मशीन का आउटपुट पर। तब एक्स्ट्रा फैसिलिटी एसी वेल्डिंग करने का भी सुविधा रहेगा।
लेकिन याद रखिए डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर इज एक्चुअली डीसी आउटपुट मशीन। एक्स्ट्रा फैसिलिटी के लिए वो बना सकते, हमेशा वो रहता है। तब हम लोग कोई मशीन को 2 in 1 बताएंगे। समझ गए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। नेक्स्ट हम लोग ये मशीन का एडवांटेज के बारे में डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का सुविधा बहुत सारे हैं। जनरेटर मतलब डीसी वेल्डिंग जनरेटर का सुविधा जितने रहते हैं सभी नहीं होने से भी लगभग उतना ही है। जैसा मेन एडवांटेज पोलैरिटी एडवांटेज इसमें है, मतलब हीट का असमान बंटवारा। ये पोलैरिटी एडवांटेज वेल्डर के पास एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो ये पोलैरिटी एडवांटेज रहने से बहुत सारे काम सुविधा हो सकता है। जैसा सुइटेबल फॉर नॉन फेरस मेटल एंड फेरस मेटल वेल्डिंग। फेरस हो नॉन फेरस हो सभी प्रकार धातुओं को पोलैरिटी का सुविधा रहने के कारण सफलतापूर्वक वेल्डिंग किया जाएगा। ये होता है सेकंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज यही पोलैरिटी का सुविधा रहने के दौरान पोजिशनल वेल्डिंग मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और ओवरहेड पोजीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा कंट्रोल करके सफलतापूर्वक वेल्डिंग करने का काम में भी कुछ सुविधा मिलेगा। नेक्स्ट बेयर वायर इलेक्ट्रोड का भी उपयोग करने का जरूरत पड़ेगा, जो एसी वेल्डिंग मशीन में उपयोग करना बहुत मुश्किल था। आर्क बनाना और आर्क मेंटेन करना बहुत दिक्कत था, वो रेक्टिफायर के द्वारा आसानी से यूज करके वेल्डिंग करना संभव होगा। आर्क स्टेबल होगा। ये छोड़कर आर्क स्ट्राइक करना, आर्क को लगातार मेंटेन करना, इसमें भी सुविधा होगा। समझ गए? मतलब ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का सुविधा पोलैरिटी का सुविधा, फेरस नॉन फेरस का सभी प्रकार धातुओं को वेल्डिंग करने का सुविधा, पोजिशनल वेल्डिंग में कुछ सुविधा मिलेगा। बेयर वायर इलेक्ट्रोड उपयोग करना है तो उसको भी यूज किया जाएगा और आर्क स्ट्राइक करना और मेंटेन करने का भी सुविधा होगा। इतने होता है यही मशीन का एडवांटेज। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज ऑफ डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। डिसएडवांटेज में हम लोग देखेंगे इसमें आर्क ब्लो का समस्या है। आर्क ब्लो का समस्या आ सकते हैं, लेकिन याद रखना जनरेटर में जितने ज्यादा हो रहा था उससे थोड़ा कम है। जनरेटर यूज करते समय वेल्डर को आर्क ब्लो होने का जितनी संभावना था उससे कुछ कम है डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर पर। इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज मीडियम। हम लोग जानते थे कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कीमत बहुत कम है और डीसी वेल्डिंग जनरेटर का कीमत बहुत ज्यादा है। तो डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का कीमत इसका मिडिल में है, मतलब ना बहुत कम है ना ज्यादा है। और मेंटेनेंस कॉस्ट जनरेटर का माफिक इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में घूमने वाला पार्ट्स और घर्षण वाला पार्ट्स इतने कुछ नहीं है। लेकिन फिर ट्रांसफार्मर का माफिक इतने भी कम नहीं है। Then operation is not too noisy as generator. जनरेटर उपयोग करने की जो नॉइजी ऑपरेशन था इतने ज्यादा नॉइजी यहां नहीं है। आवाज होता है लेकिन हल्का आवाज होता है। और वर्किंग एफिशिएंसी और जनरेटर का माफिक थोड़ा कम ही है, लेकिन ट्रांसफार्मर का माफिक इतने ज्यादा नहीं है। यही होता है इसका डिसएडवांटेज। मतलब आर्क ब्लो का समस्या आता है, इनिशियल कॉस्ट मीडियम है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी मीडियम है, जनरेटर का माफिक इतने ज्यादा नॉइजी ऑपरेशन नहीं है, और वर्किंग एफिशिएंसी एसी का हिसाब से थोड़ा कम है। ये हो गया डिसएडवांटेजेस ऑफ डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर।
तो हम लोग 3 प्रकार वेल्डिंग मशीन का बारे में जानकारी कर लिए हैं। अभी हम लोग वेल्डर लोग को, जो लोग मशीन यूज करके वेल्डिंग का काम करेगा, वो लोग को थोड़ा केयर मेंटेनेंस का बारे में जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग मशीन बढ़िया से काम करेगा और वेल्डर लोग उसको थोड़ा बढ़िया रखने के लिए कोशिश करेगा, तो उसके द्वारा भी जो काम होगा, मतलब वेल्डिंग का काम भी क्वालिटी मिलने का संभावना रहेगा और मशीन भी ज्यादा दिन बढ़िया से काम करने का उपयुक्त होगा। तो इसीलिए वेल्डर लोग को यही 2 प्रकार मशीन, 2 प्रकार मतलब एसी वेल्डिंग मशीन और डीसी वेल्डिंग मशीन, दोनों प्रकार का बारे में, मतलब केयर मेंटेनेंस का बारे में कुछ आइडिया रखना और उसको सचेतन पूर्वक प्रयोग करना भी जरूरी है। केयर एंड मेंटेनेंस, तो केयर एंड मेंटेनेंस का पहले हम लोग एसी वेल्डिंग मशीन का बारे में बताएंगे। केयर मेंटेनेंस फॉर एसी वेल्डिंग मशीन। Number 1, always follow the operating instruction manual to run or install the machine. जब हम लोग कोई मशीन खरीदते हैं, बनाने वाला कंपनी मशीन के साथ इसका एक मैनुअल देता है, मतलब ये मशीन को इंस्टॉल करना, रन करने के लिए कुछ सिस्टम, कुछ विधि उसमें लिखा रहता है। उसको सही से फॉलो करके हम लोग सब कुछ करेंगे तो मशीन जरूर ज्यादा दिन अच्छा रहेगा, अच्छा काम करेगा। इसीलिए मशीन का मैनुअल फॉलो करके इसको इंस्टॉल करना है और उसको चलाते समय भी मैन्युफैक्चरर का जो एडवाइस उसको मानकर हम लोग उसको केयर लेंगे और मेंटेनेंस करेंगे। नंबर 2, द बॉडी ऑफ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर मस्ट बी प्रॉपरली आर्च्ड। जहां इंस्टॉल किया जाएगा एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को, इंस्टॉल करते समय जरूर मशीन का बॉडी से एक ग्राउंड अर्थिंग सही से देना जरूरी है। नंबर 3, इन केस ऑफ ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी चेंज्ड आफ्टर रिकमेंडेड पीरियड। ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर हम लोग जो करेंगे तो उसका जो मैनुअल में लिखा रहेगा कि ये मशीन का कूलिंग ऑयल को और ट्रांसफार्मर ऑयल को कितने टाइम के बाद चेंज करना जरूरी है, तो उसको मानकर हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल को चेंज करेंगे। तो चेंज करते समय कुछ सिस्टम फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम लोग को तो टाइम टू टाइम सेफ्टी में देखने पड़ेगा कि कूलिंग ऑयल का लेवल कितने डाउन में जा रहा है, तो उसका मार्किंग रहेगा वहां पर। इतने हो जाने का, इससे नीचे चला जाने का बाद जरूरत पड़ेगा उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल फिलिंग करने का। तो ट्रांसफार्मर ऑयल जब फिलिंग किया जाता है रिकमेंडेड पीरियड के बाद, तब पहले वो ट्रांसफार्मर ऑयल को पूरा कंटेनर से ड्रेन करने पड़ेगा। ड्रेन करके उसको थोड़ा फिल्टर कर लेने पड़ेगा, क्योंकि धूल और अदर गंदा चीज कुछ उसमें घुल जा सकते हैं, उसका डेंसिटी बढ़ जा सकते हैं। तो उसको फिल्टर करके कोई फिल्टर किया गया तेल को हम लोग वहां पर डाल सकते हैं, और उसके साथ जितना एक्स्ट्रा लगेगा वो फ्रेश ऑयल भी उसको मिलाकर वही जो मार्किंग है लेवल तक तेल डालना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट रन द मशीन कंटिन्यूअसली ऑन इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। और मशीन का कैपेसिटी रहता है, जैसा एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर 200 एम्पियर का भी होता है, 300 एम्पियर का भी होता है, 400 एम्पियर का भी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी मशीन का जो है वही मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम एम्पियर यूज करके ज्यादा टाइम और लगातार उसको नहीं चलाना है, क्योंकि कोई मैक्सिमम कैपेसिटी में कोई मशीन ज्यादा टाइम काम करने से उसका अंदर का हालत बहुत खराब हो जाता है। चलाने का जरूरत है, थोड़ा टाइम चलाइए, उसके बाद रेस्ट दीजिए, फिर चलाइए, लेकिन लगातार मैक्सिमम कैपेसिटी में नहीं चलाना है। और मैक्सिमम कैपेसिटी का कम एम्पियर में चलाना है। सोचो 400 एम्पियर मशीन हम लोग को 200 एम्पियर 250 एम्पियर में चलाएंगे तो लगातार चलाने से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम कैपेसिटी में ज्यादा टाइम चलाना नहीं चाहिए, जरूरत है तो उसको रेस्ट देकर फिर चलाना है। नेक्स्ट,
स्विच ऑफ द मेन सप्लाई ऑफ द मशीन व्हाइल क्लीनिंग इंटरनली और एक्सटर्नली। मशीन को सफाई करने पड़ता है, केयर मेंटेनेंस के अंदर में आता है, बाहर भी सफाई होता है, फिर निर्दिष्ट समय के बाद अंदर को भी साफ करने पड़ता है। तो बाहर साफ हो और अंदर साफ हो। बाहर सफाई हमेशा थोड़ा होशियार रहना है इसमें, जैसे कोई पानी जैसे सफाई में यूज नहीं किया जाएगा, कोई भीगा कपड़ा और ऐसा कुछ यूज किया ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन है। और इंटरनली जब साफ किया जाएगा वहां पर हम लोग हमेशा एयर ब्लो के द्वारा साफ करते हैं। तो इंटरनली और एक्सटर्नली जब भी हम लोग साफ करेंगे, मेन स्विच ऑफ करेंगे, कंफर्म होंगे जे इनपुट पूरा बंद है, तब हम लोग इसको साफ करेंगे। डू नॉट चेंज द करेंट व्हेन वेल्डिंग इज गोइंग ऑन। कोई एक वेल्डर वेल्डिंग का काम कर रहा है, मतलब आर्क अभी चालू है, इस स्थिति में करंट रेगुलेटर को घुमाकर करंट माने एडजस्ट करना बिल्कुल नहीं चाहिए। करंट एडजस्ट करने का जरूरत है तो आर्क बंद करने पड़ेगा, उसके बाद करंट एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑलवेज कीप एंड इंस्टॉल द मशीन ऑन ड्राई फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जब इंस्टॉल करेंगे मशीन को, उसमें तो ध्यान देंगे, फिर विभिन्न टाइम पर वर्कशॉप में कोई कारण में वहां पानी जम गया, ठीक है, तो ऐसा जगह में मशीन को इंस्टॉल नहीं करना है जहां पर पानी जम जाता है फ्लोर का ऊपर और भीगा रहता है, ठीक है। कोई भीगा सरफेस में और पानी जमा हुआ सरफेस में वेल्डिंग मशीन को इंस्टॉल नहीं करना। गिव प्रॉपर प्रोटेक्शन टू द मशीन व्हाइल वर्किंग आउटसाइड इन रेन और डस्ट। वर्कशॉप की बाहर में कभी वेल्डिंग का काम होगा एसी वेल्डिंग मशीन के द्वारा, तो ये मशीन को बाहर जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे वर्कशॉप का बाहर, ध्यान रखना है ये मशीन का ऊपर ऐसा कुछ व्यवस्था लेंगे जैसे धूप में नहीं लगेगा और बारिश आएगा तो पानी भी नहीं गिरेगा और ज्यादा धूल भी वहां पर नहीं आ सकता। इसीलिए मशीन वर्कशॉप का बाहर जाएगा, जहां रहेगा, जहां काम करेंगे, उसको पूरा प्रोटेक्शन रहना चाहिए धूप से, पानी से और इसके साथ साथ धूल से। ओके, तो एसी वेल्डिंग मशीन केयर मेंटेनेंस इतना फॉलो करने से आपका मशीन जरूर अच्छा रहेगा, बढ़िया से भी काम करेगा। नेक्स्ट हम लोग केयर मेंटेनेंस देखेंगे डीसी वेल्डिंग मशीन का। तो डीसी वेल्डिंग मशीन एक होता है ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, एक होता है वेल्डिंग जनरेटर। तो ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का जो केयर मेंटेनेंस वो लगभग एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का बराबर है। तो हम लोग को देखने पड़ेगा अभी जनरेटर का बारे में, वेल्डिंग जनरेटर का बारे में हम लोग को क्या क्या केयर मेंटेनेंस फॉलो करने पड़ेगा, जैसे मशीन ज्यादा दिन अच्छा से काम कर सकते हैं और उसका लॉन्जेविटी बढ़ सकता है। तो पहले हम लोग आएंगे मोटर जनरेटर का बारे में। ब्लो आउट द डस्ट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द जनरेटर विद ड्राई कंप्रेस्ड एयर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का सफाई का बारे में कहते हैं, जो अंदर साफ करना है तो केवल एयर ब्लो के द्वारा साफ करना है। तो डीसी वेल्डिंग जनरेटर को भी जब हम लोग साफ करेंगे एयर ब्लो यूज करेंगे, लेकिन ये एयर ब्लो कंप्रेस्ड एयर यूज करना चाहिए। कंप्रेस्ड एयर जरूर ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चराइज नहीं। मॉइस्चराइज होने से अंदर में वो मॉइस्चर जाकर वो इलेक्ट्रिकल समस्या घटा सकते हैं। तो ड्राई कंप्रेस्ड एयर हम लोग एयर ब्लो यूज करके हम लोग साफ कर सकते हैं जनरेटर का अंदर और सभी वेल्डिंग मशीन। इसमें जो एयर ब्लो यूज करेंगे कंप्रेस्ड एयर, तो उसमें हम लोग कंप्रेसर के द्वारा जो प्रेशर यूज करेंगे उसको चेक कर लेना है। 1.5 to 2.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एयर ब्लो ही यूज करेंगे। 1.5 to 2.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का एयर प्रेशर जरूर वो एयर होगा, ड्राई कंप्रेस्ड एयर। इसको यूज करके हम लोग जनरेटर तो जरूर सभी वेल्डिंग मशीन का अंदर साफ कर सकते हैं।
आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, रेकमेंड एक जनरल रिकमेंडेशन, 3 महीना के बाद एक बार करके साफ कर लेना चाहिए। क्यों? साफ नहीं करने से क्या होगा ना, एयर पोल्यूशन आजकल के दिन में जितने बढ़ रहा है, इसमें धूल हम लोग जितना भी बाहर उसका कवर करके रखे हैं, लेकिन धूल अंदर का पार्ट्स का ऊपर जाकर जम जाएगा। ऐसा करते करते धूल का एक लेयर बन जाएगा, जब दिखा जाएगा कि उसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ठीक से नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसीलिए हर 3 महीना मतलब रेकमेंडेड पीरियड को फॉलो करके हर 3 महीना में एयर फ्लो यूज करके वेल्डिंग जनरेटर और अदर वेल्डिंग मशीन भी एयर ब्लो के द्वारा साफ करेंगे, जो एयर ड्राई कंप्रेस्ड एयर होना चाहिए और 1.5 to 2.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रेंज में रहना चाहिए। नेक्स्ट, चेक द कॉन्टैक्ट ऑफ द कार्बन ब्रूसेस विद द कम्यूटेटर to ensure it is in good condition without sparking। वेल्डिंग जनरेटर के अंदर में कार्बन ब्रूस रहता है जो बॉडी से सेट रहता है, और ऐसा करके सेट रहता है जो घूमने वाला कम्यूटेटर का साथ बढ़िया से कांटेक्ट होगा, क्योंकि उनका काम होता है कम्यूटेटर से डीसी वेल्डिंग सप्लाई को पिकअप करके आउटपुट टर्मिनल में भेज देना। तो ये कार्बन ब्रूस का जो कांटेक्ट, कार्बन हार्ड है, कार्बन के द्वारा बना हुआ है कार्बन ब्रूस, तो कुछ दिन काम करने का बाद वो कार्बन ब्रूस धीरे धीरे क्षय हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा। तो पतला हो जाने से जो कांटेक्ट शुरू में बढ़िया से हो रहा था वो कांटेक्ट होगा नहीं, और कांटेक्ट नहीं होगा मतलब वहां पर स्पार्किंग आएगा। बढ़िया से कांटेक्ट नहीं होने से स्पार्किंग आएगा। जब हम लोग देखेंगे जो जनरेटर काम करते समय कार्बन ब्रूस और कम्यूटेटर का कांटेक्ट पॉइंट में स्पार्क हो रहा है, तब हम लोग को समझ जाने पड़ेगा एक कार्बन ब्रूस और चलेगा नहीं, इसको रिप्लेस करना जरूरी है नया के द्वारा। तो स्पार्किंग जब होगा तब हम लोग कार्बन ब्रूस को जरूर चेंज कर देंगे। क्यों ना, ये कॉन्टैक्ट बढ़िया से नहीं होगा तो आउटपुट टर्मिनल में भी करंट का सप्लाई बराबर नहीं रहेगा। लुब्रिकेट द शाफ्ट बियरिंग आफ्टर 6 मंथ विद गुड क्वालिटी ग्रीज। जनरेटर के अंदर में एक शाफ्ट रहता है और इस शाफ्ट का 2 एंड पर बियरिंग रहता है। वही बियरिंग के द्वारा इस शाफ्ट घूमता है। प्राइम मूवर जब उसको घुमाएगा, ये बियरिंग का मदद में वो बढ़िया से घूमेगा। तो बढ़िया से घूमने के लिए बियरिंग को टाइम टू टाइम उसको लुब्रिकेट करना जरूरी है। तो बढ़िया क्वालिटी ग्रीज यूज करके उसको लुब्रिकेट करना चाहिए हर 6 मंथ छोड़कर। चेक द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एंड अवॉइड लूज कनेक्शन। जनरेटर में जितने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, जहां जहां कनेक्शन का बात है, वो कनेक्शन को एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन के द्वारा चेक कराना है। जैसे कहीं पर कोई लूज कनेक्शन नहीं है, सभी कनेक्शन पूरा टाइट है। क्योंकि लूज कनेक्शन जब हो जाएगा, काम करते करते कुछ दिन चलते चलते हो सकता है हो जाएगा, मतलब वहां पर एक्सीडेंट घटने का संभावना रहेगा। Do not operate the polarity switch during arcing। कुछ वेल्डिंग मशीन में मैन्युफैक्चरर पोलैरिटी चेंज करने के लिए पोलैरिटी स्विच देता है। सभी मशीन में नहीं रहता है, कुछ मशीन में केबल को चेंज करने पड़ता है। तो पोलैरिटी स्विच जो सब मशीन में रहता है पोलैरिटी चेंज करने के लिए, वही पोलैरिटी स्विच को वेल्डिंग चलते समय, सोचो कोई वेल्डर अभी आर्क जलाकर काम कर रहा है, यही परिस्थिति में पोलैरिटी स्विच चेंज नहीं करना। पोलैरिटी स्विच चेंज करने के लिए आर्क बंद करने पड़ेगा, उसके बाद पोलैरिटी स्विच चेंज करके फिर आर्क एस्टैब्लिश करने पड़ेगा। एंश्योर ए प्रॉपर वर्किंग ऑफ द कूलिंग फैन। कूलिंग फैन जनरेटर के अंदर में रहता है, तो कूलिंग फैन सही से काम कर रहा है, ये वेल्डर को पता रखना जरूरी है। ठीक है, वो उसका स्विच तो मेन माने बॉडी स्विच के साथ रहता है। तो बॉडी स्विच ऑन कर दिया मतलब कूलिंग फैन ऑन हो गया, हर टाइम कंफर्म नहीं होना चाहिए, आपको पता करना पड़ेगा। कैसे पता होगा ना, कूलिंग फैन जो साइड में सेट है जनरेटर का, उसका ऑपोजिट साइड में एयर वेंटिलेशन डक्ट है, एक जाली है, जो जाली के द्वारा गर्म हवा बाहर निकलता है। तो जाली में ही परख लेने से पता चल जाएगा कि कूलिंग फैन काम करेगा तो जो गर्म हवा उसके द्वारा लगातार निकलते रहेगा। फैन नहीं चलेगा
तो ओवरहीट होकर मशीन के अंदर एक्सीडेंट घट सकता है। इसीलिए कूलिंग फैन सही से चल रहा है ये भी थोड़ा पता रखना जरूरी है। गार्ड द रोटेटिंग पार्ट्स विथ सुइटेबल कवर। आर्मेचर, कम्यूटेटर, शाफ्ट, ये सब जनरेटर के अंदर में घूमने वाला पार्ट्स है। एक घूमने वाला पार्ट्स को घेर कर जो बॉडी ऑफ योग रहता है वो पूरा सही है ये देखना चाहिए। कहीं पर कहीं थोड़ा खुला हुआ है, कहीं थोड़ा नष्ट हो गया है तो एक्सीडेंट घट सकता है। इसीलिए गार्ड द रोटेटिंग पार्ट्स विथ सुइटेबल कवर। नेक्स्ट, डू नॉट कवर द एयर वेंटिलेशन डक्ट्स। कूलिंग सिस्टम में गर्म हवा निकाल देने के लिए जनरेटर से एयर वेंटिलेशन डक्ट जनरेटर का एक साइड में रहता है। एयर वेंटिलेशन डक्ट जैसे गार्ड नहीं होगा, मतलब मशीन को ऐसा करके इंस्टॉल किए कि कोई एयर वेंटिलेशन डक्ट को लेकर दीवार के साथ सटा दिए तो फैन काम करने से भी एक्चुअली गर्म हवा निकलने का रास्ता बंद कर दिए हैं तो मशीन का कूलिंग सही से नहीं होगा। और आधार कोई भी सिस्टम ऐसा किए जिसके द्वारा एयर वेंटिलेशन का डक्ट्स गार्ड हो गया, इसमें ध्यान देना चाहिए। वो गार्ड होने से मशीन ठंडा होगा नहीं, एक्सीडेंट घटने का संभावना रहेगा। तो ये हो गया मोटर जनरेटर का केयर मेंटेनेंस का बारे में। नेक्स्ट हम लोग इंजन जनरेटर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ केयर मेंटेनेंस लेने पड़ता है, वो थोड़ा देख लेंगे। Check the water level in the radiator and oil level in the engine daily. इंजन ड्रिवन जनरेटर सेट में एक रेडिएटर रहता है, रेडिएटर में वाटर लेवल चेक करने भरा हुआ कि नहीं, और इंजन में जहां पर तेल डाला जाता है वहां पर तेल का लेवल भी चेक करना चाहिए। नेक्स्ट, चेंज द इंजन ऑयल आफ्टर रनिंग फॉर 250 आवर्स। एक बार इंजन ऑयल डालने का बाद इंजन में हिसाब रखना चाहिए 250 घंटा जब लगभग हो जाएगा उसका रनिंग, तब इंजन ऑयल चेंज करने का जरूरत। चेक पेट्रोल और डीजल पाइप यूनियंस लीकेज डेली। हम लोग जो इंजन यूज करेंगे वो आइदर डीजल और पेट्रोल का इंजन होगा। डीजल और पेट्रोल का जो टैंक और टैंक से जो पाइपलाइन निकला हुआ है इसका जो कनेक्टिंग पॉइंट, वही कनेक्टिंग पॉइंट में तेल लीक होगा तो उसमें एक्सीडेंट घटने का संभावना है। क्यों ना, हम लोग तो वहां से करंट लेकर वेल्डिंग का काम में लगाएंगे, इसीलिए वेल्डिंग आर्क हो जाएगा सोर्स ऑफ फायर। तो इसीलिए डीजल और पेट्रोल का टैंक और उसका जो कनेक्टिंग यूनियन वो सब डेली चेक करना चाहिए कहीं पर कुछ तेल का लीकेज हो रहा है कि नहीं। और लीकेज कहीं मिलेगा तो तुरंत उसको सुधारने पड़ेगा, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए जो बाद में करेंगे पहले वेल्डिंग कर लिए, एक्सीडेंट घट सकता है। नेक्स्ट, लुब्रिकेट द फैन बियरिंग वंस इन ए वीक। जो फैन का बियरिंग रहता है उसको हर हफ्ता में एक बार करके लुब्रिकेट करना जरूरी है। और चेक फैन बेल्ट्स डेली फॉर देयर प्रॉपर टाइटनेस। फैन का जो बेल्ट रहता है वो टाइट फिटिंग रहने से सही काम करेगा, वो धीरे धीरे लूज हो जाता है, इसलिए ये टाइटनेस ठीक है कि नहीं उसको भी टाइम टू टाइम चेक करना जरूरी है। ये होता है आपका इंजन जनरेटर का बारे में एक्स्ट्रा जो केयर मेंटेनेंस लेना चाहिए। तो केयर मेंटेनेंस का बारे में कुछ आइडिया हो गया जो वेल्डर लोग को बहुत जरूरी है, क्योंकि वेल्डिंग मशीन जितने अच्छा रहेगा वेल्डिंग का काम भी उतना बढ़िया होगा। इसलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वेल्डर का है जो मशीन में काम कर रहा है, ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर हो, सभी का केयर मेंटेनेंस खुद लेने पड़ेगा। दूसरे करेगा बोल को छोड़ देने से वेल्डिंग मशीन अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, क्वालिटी वेल्डिंग हमको ही करने पड़ेगा एज ए वेल्डर, तो इसीलिए मशीन को भी बढ़िया रखना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आज हम लोग डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का बारे में कुछ चर्चा किए, कुछ जानकारी किए। शुरू में डेफिनेशन, देन फीचर्स, देन कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ये जानकारी लेने का बाद वेल्डिंग मशीन का केयर एंड मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी वेल्डिंग प्राप्त होने के लिए और मशीन का लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए क्या क्या केयर मेंटेनेंस वेल्डर को खुद करने पड़ेगा, उसका बारे में भी कुछ हम लोग का जानकारी हो गया। तो ये जो पार्ट हुआ इसका ऊपर असाइनमेंट कुछ बनाए हैं, देखिए।
असाइनमेंट 1 पर कुछ कीजिए। चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, द सपोर्टिंग प्लेट ऑफ ए रेक्टिफायर सेल इज मेड ऑफ दिस। ऑप्शन है कॉपर, निकेल, सिलिकॉन और स्टील और एल्यूमिनियम। सही आंसर इससे चूज करना है। नंबर 2, blow out the dust from the inside of the welding generator with dry compressed air at a pressure of below 0.5 kg per centimeter square, 0.5 to 1 kg per centimeter square, सी में 1 to 1.5 kg per centimeter square और डी में 1.5 to 2.0 kg per centimeter square। मतलब कितने प्रेशर का एयर ब्लो सफाई का काम में यूज करना है। नंबर 3, इन द वेल्डिंग रेक्टिफायर द कोटिंग ऑफ निकेल और बिस्मिथ ओवर द सपोर्टिंग प्लेट सर्व्स एज बेस ऑफ द रेक्टिफाइंग सेल। मतलब निकेल और बिस्मिथ का जो लेयर रेक्टिफाइंग सेल में यूज किया जाता है वो रेक्टिफाइंग सेल का किसका काम करता है? वन साइड वाल्व का, बोथ साइड वाल्व का, एनोड का ना कैथोड का? करेक्ट आंसर चूज करना है। ऑलवेज कीप एंड इंस्टॉल द वेल्डिंग मशीन ऑन डेस्क। मतलब वेल्डिंग मशीन को इंस्टॉल करना हर टाइम चाहिए। कहां पर? मोजाइक फ्लोर, ग्लाजी फ्लोर, वेट फ्लोर, ड्राई फ्लोर। सही आंसर चूज करना है। In the welding rectifier, the alloyed film of cadmium, bismuth and tin serves as base of the rectifying cell। मतलब रेक्टिफायर सेल के अंदर में जो फाइनल लेयर होता है कैडमियम, बिस्मिथ, टिन का, वो किसका काम करता है? एनोड, वन साइड वाल्व, कैथोड, बोथ साइड वाल्व। सही आंसर इससे चूज करना है। ठीक है, तो असाइनमेंट 1 इतना है। इसके बाद देखिए असाइनमेंट 2, जिसमें थोड़ा शॉर्ट आंसर देना चाहिए। नंबर 1, व्हाई ए वेल्डिंग रेक्टिफायर इज नेम्ड एज वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर। हमेशा वेल्डिंग वर्कशॉप में जिसको हम लोग रेक्टिफायर नाम पर जानते हैं उसको एक्चुअली क्यों वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर 2-3 सेंटेंस में देना चाहिए। इसका बनावट को ध्यान देने से ही इसका आंसर मिल जाएगा। Number 2, write the functions of step down transformer and rectifying cell in DC welding rectifier। DC welding rectifier जो दो अलग अलग पार्ट है, DC welding transformer rectifier के अंदर में दो अलग पार्ट है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक रेक्टिफायर सेल। ये दोनों का काम अलग अलग करके बताइए। नंबर 3, how the cooling oil of an oil cooled transformer is refilled। एक ऑयल कूल वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कोई यूज कर रहा है वेल्डर, तो उसमें ट्रांसफार्मर वेल्ड रिफिल करने के लिए कौन तरीका प्रयोग करेगा? मतलब कैसा करके रिफिलिंग करना चाहिए ऑयल कूल वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का। 4 नंबर, व्हाई एयर वेंटिलेशन डक्ट्स ऑफ ए मोटर जनरेटर शुड नॉट बी कवर्ड। मोटर जनरेटर में जो एयर वेंटिलेशन डक्ट्स रहता है उसको गार्ड करना उचित नहीं है, क्यों? लास्ट क्वेश्चन, इन व्हिच कंडीशन कार्बन ब्रूसेस ऑफ ए मोटर जनरेटर आर टू बी चेंज। कोई वेल्डर मोटर जनरेटर की अंदर में जो कार्बन ब्रूस उसको कब चेंज करेगा? क्या देखने से वो कंफर्म होगा कि अभी कार्बन ब्रूस को चेंज करना जरूरी है? तो ये सब क्वेश्चन का कोशिश कीजिए, इसको सही आंसर चूज करने का और लिखने का। ठीक है, इसको सही आंसर देने से जरूर आप लोग समझ जाओगे जे हाँ ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर का बारे में और वेल्डिंग मशीन का केयर मेंटेनेंस का बारे में हमारा कुछ आइडिया बन गया है। तो उम्मीद करेंगे आज जो पाठ हुआ, आज जो लेसन हुआ, ये लेसन का बारे में आप लोग का कुछ नॉलेज जरूर बन गया। आप लोग बुक पढ़ाई करके ये नॉलेज को और भी डेवलप कर सकते हैं। तो हमारा साथ एक क्लास में सहयोग के लिए